नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीपीएससी 2026 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है इसका। इसी को ध्यान में रख करके हम आपके समक्ष घटना चक्र के महत्वपूर्ण सेगमेंटों को लेकर के रूबरू हुए हैं, जिससे महज मैं आपको बात करूं तो लगभग हर साल 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली घटना चक्र से आते हैं, जिसमें पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर इसमें हम बात करते हैं प्रस्तावना की, प्रस्तावना क्या होता है कि हम बात करें कि जब पूरा संविधान लिख गया तो उसके समग्र दर्शन को, सार को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, ताकि इसे अच्छा बाद में जोड़ने के पीछे का तर्क यह था कि ऐसा कोई भी सेगमेंट न छूटे जो इसमें समाहित है और राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से डायरेक्टली यूपीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। 2013 के में पेपर हुआ था RO में, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ था। यहाँ की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ से मैच कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं, समता कितने प्रकार की है, बंधुता, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। ये सारे सेगमेंट हमारे पेपर में पूछे गए हैं, जिन्हें हम एक एक करके क्वेश्चन ईयर वाइज ईयर देखते चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो जब हम संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, जिसमें से 3+1 यानी 3+1 जजेस थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इल्जा इम्पे थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग पहले बात ये ध्यान रखते हैं कि किसी एक ऑप्शन से हम क्या कूट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन है हम किए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग 1773 यानी कि बी का एक की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। और जब ऐसे सेगमेंट फिक्स हो जाते हैं ना, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को में टाइम वेस्ट नहीं करते। शेष ऑप्शन को पढ़कर, शेष चीज़ों को देख करके ना हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो अगर हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या कहा गया था? इसमें 1 लाख रुपए की बात की गई कि हम शिक्षा में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आने वाले कई सालों तक इन्होंने 1 रुपया भी ब्रिटिशों ने इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में भी हुआ। प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद आप देखते ही हैं कि जिसमें प्राच्यवादियों में विल्सन और प्रिंसेप बंधु आते हैं और पाश्चात्यवादियों में हम राजा राम मोहन राय मैकाले की बात करते हैं। 1837 में मैकाले विधि आयोग कि उसकी पारित की जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये कहता है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो यह दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट है और 1833 में पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों
ये क्वेश्चन 1813 का है। क्यों? चूँकि आयोग ने इसे माना है, उत्तराखंड आयोग ने, किंतु इसका पूरी तरह से जो आंसर होना चाहिए वो इनमें से डी हो सकता है, क्योंकि 1833 में पूरी तरह से समाप्त किया था, जबकि 1813 में चाय और चीनी का व्यापारिक अधिकार था। 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये कथन सही है। और इसने कंपनी के द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित कर दी। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि कंपनी के अधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश संविधान आ गया और भारत पर राजस्व और अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, यानी कथन एक सही हो जाएगा। ये IAS 2019 का प्री का है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि PYQ हुई स्टेटमेंट पर बार बार रखे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत परिषद अधिनियम 1861, चूँकि 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था, इसलिए 1858 के एक्ट से यहाँ पुनः एक नई इतिहास स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या कहा? इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। ये कथन गलत है दोस्तों, चूँकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान इसमें ऐसा कोई चीज़ उल्लिखित नहीं थी। विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। ये स्टेटमेंट सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। ये भी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर विचार कीजिए कि 20 जून 1862 को लागू किया गया था। कुल सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी और उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये स्टेटमेंट हमारा एक तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सदस्यों की संख्या 5 पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है 20 जून 1892 को शाही प्रस्ताव हुआ था, जो कि 3 फरवरी को लागू हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट एक गलत। चूँकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट में कहता है कि सदस्यों की संख्या 24 में से 5 थी, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन 3 होना चाहिए सही, किंतु ये दिया नहीं है। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ये कब का है? 1892। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम में की गई थी? तो 1909 का जो मार्लेमेंटो अधिनियम था, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया था। 1909 का अधिनियम संबंधित है किससे? पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। 1919 में के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार को द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, ये तो 1909 में ही हो गया था। तो कथन 2 गलत, तो 2 गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 1 नंबर सही है। 3 नंबर देखते हैं कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी कथन सही आता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डुआर्की के सिद्धांत को निर्दिष्ट क्या करता है? केंद्र विधानमंडल में 2 सदनों का विभाजन, ये तो गलत था। 2 सरकारों, ये भी गलत था। 2 शासक समुच्चय, ये गलत था। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित करना, हस्तांतरित। अगला क्वेश्चन कहता है
कि आरक्षित हस्तांतरित भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व और अनारक्षित विषयों के अंतर्गत बांटे गए हैं। आरक्षित विषय कौन से थे? तो न्याय प्रशासन थी, पुलिस था। तो अब हम विकल्प देखते हैं कि क्या है। न्याय प्रशासन 1 और 4, 1, 4 किस किस में है? तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऑप्शन पे हम देखते हैं कि स्थानीय सुशासन और भू राजस्व किसके पास था? ब्रिटिशों के पास था। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? द्वैध शासन प्रणाली हमारी 1919 के अधिनियम में देखने को मिलती है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब हुई थी? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया है? तो ये कौन सा है? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की आयु सभी महिलाओं के लिए। अब जब ऐसे स्टेटमेंट आ जाएं तो यहाँ पर कीवर्ड देखा जाता है। यहाँ पे सभी महिलाओं के लिए, तो सभी वर्ग सभी महिलाओं के लिए थे नहीं, तो 1 और 2 गलत हो गया। अब देखते हैं, तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये कथन सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये भी आरओ का क्वेश्चन ही है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में महिला सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 के अधिनियम में। केंद्र विधानसभा का एक निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो कौन सा हुआ था? 1926 में, ली कमीशन 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? 1945 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? तो यह कौन सा होगा? यह है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1937 में। कौन सा एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों किस अधिनियम के तहत था? केंद्र में 1935 में। प्रांतों में कब हुआ था? यह हुआ था 1919 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की? 1935 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया? तो यह हमारा 1935 का सिद्धांत है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में है? तो 1935 में। आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सही है। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया था। ये कथन गलत है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में और द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना 1935 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? 1935। अगला क्वेश्चन है, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में
अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। कथन सही है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघ विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें आप लोगों ने देखा है कि मोस्टली क्वेश्चन पिछले किसी न किसी पीसीएस में आया हुआ या यूपीएससी का आया हुआ स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये घटना चक्र हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। इसलिए आप लोग इस सीरीज़ में लगातार बने रहिएगा और हम लगभग सभी सब्जेक्टों की घटना चक्र आपके साथ करेंगे।